केपलर का शक्ली कशिश में हम लोगों को न्यूटन का कानून देखना है और ज़मीन या सैयारे सूरज के अतराफ किस तरह गर्दिश करते हैं, उसका मुशाहिदा किया गया। और जो गर्दिश करने का जो रास्ता होता है, वो रास्ता कहलाता है मदार। और मदार जो होता है, वो एलिप्टिकल होता है, बैज़वी मदार होता है। यहाँ पर बैज़वी मदार बताया जा रहा है तुम लोगों को, जो येलो कलर का एक मख हमवार बैज़वी दायरा बनाया गया है। बैज़वी मदार को बैज़वी दायरा तुम लोग बोल सकते हो। ये बैज़वी दायरा किस तरह से बनेगा, वो देखेंगे। और जो ज़मीन गर्दिश करती हुई दिख रही है, वो भी बैज़वी मदार में ही गर्दिश करती है। बैज़वी मदार की वजह से ज़मीन का ज़मीन का फ़ासला, सैयारे का फ़ासला सूरज से कम ज़्यादा होता है, बैज़वी मदार की वजह से। अभी बैज़वी मदार से एक तो कम फ़ासला रहेगा सूरज से और एक ज़्यादा फ़ासला रहेगा। तो लफ्ज़ याद रखना, एक होता है अवीज कमर, मतलब जब चाँद जो होता है ज़मीन से ज़्यादा फ़ासले पर होता है, उस हालत को अवीजी कमर कहते हैं। और इसके बरअक्स है, एक होता है पेरिजी, एक होता है एपोजी। डिक्शनरी में लफ्ज़ निकाल लेना डिक्शनरी से, पेरिजी और एपोजी। आगे देखेंगे, न्यूटन ने शक्ली कशिश उसके ज़हन में बात इस तरह कैसी आ गई, उसने अपना मुशाहिदा किया। मुशाहिदा क्या कर लिया उसने कि वो ज़मीन के करीब एक सेब को गिरता हुआ देखा, दरख्त से सेब को गिरता हुआ देखा। यहाँ पर तुम लोगों को एक ज़मीन का हिस्सा बताया जा रहा है और ज़मीन का मरकज़ भी है। ज़मीन का मरकज़ और ये सेब सेब जो है, ये ज़मीन के मरकज़ पर ही कशिश करेगा। तो न्यूटन ने मुशाहिदा इस तरह से किया कि सेब गिरा, दरख्त से सेब गिरता है जब, तो वो ज़मीन के मरकज़ की तरफ ही क्यों गिरा? दूसरी तरफ क्यों नहीं चला गया? इसका मुशाहिदा था। और इसने बाद में न्यूटन ने सोचा कि अगर ये कुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मौजूद सेब पर असर करती, तो क्या सेब से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद चाँद जैसी अशिया पर भी असर करेगी? क्या इस तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चाँद से ज़्यादा दूरी पर वाक़े फ़ल्की अजसाम पर भी असर होगा? इसने मुशाहिदा किया, सोचा इसने, जब उसने सेब को ज़मीन पर गिरते हुए देखा। बाद में उसने और मुशाहिदा किया, अगर फ़र्ज़ करो सेब जो है, ज़रा यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना। अब ज़मीन की हालत थोड़ी-सी बदली हो गई, उसका मरकज़ जो है, उसका मरकज़ यहाँ पे उसका मरकज़ है। अब सेब जो है, सेब यहाँ दिखता है, कभी गिरेगा, उमूदन गिरेगा तो इस तरफ गिरेगा। लेकिन उसने मुशाहिदा किया कि सेब जो है मरकज़ की तरफ ही गिरता है। ज़मीन किसी जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब ही कशिश करती है। इसका मुशाहिदा रहा
और यहाँ पर मुशाहिदा क्या बता रहे हैं कि सेब ज़मीन के मरकज़ पर ही गिरेगा, मरकज़ ही उसको ज़मीन कशिश करेगा। अब उस काम ऐसी बात ऐसी है कि कोई भी 2 जिस्म एक-दूसरे को कशिश करते हैं। तो सवाल दिमाग में बैठता है, एक दिमाग में बात आती है कि सेब ने ज़मीन को क्यों नहीं खींचा? सेब ही ज़मीन पर क्यों गिरा? तो न्यूटन का दूसरा कानून है ऐसा कि दूसरा कानून इस तरह से है कि कशिश जो है कमियत पर असरअंदाज होती है। कुव्वत जो है कमियत पर असरअंदाज होती है। जिसकी कुव्वत ज़्यादा रहेगी जिसकी कमियत ज़्यादा रहेगी, उसकी कशिश करने की कुव्वत भी ज़्यादा रहेगी। अब सेब के मुकाबले में ज़मीन की कमियत बहुत ज़्यादा है। सेब के मुकाबले ज़मीन की कमियत बहुत ज़्यादा है। कमियत हम लोग को समझ में आता है, कमियत की इकाई किलोग्राम होती है। इसलिए सेब ज़मीन की तरफ कशिश किया जाता है, ना कि सेब ज़मीन को कशिश करता है। न्यूटन का कानून दूसरा कानून ऐसा है, एक होता है उसको याद कर लेना, फोर्स इज़ इक्वल टू मा एमए, फोर्स इज़ इक्वल टू एमए। ज़मीन की कमियत सेब की कमियत से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन सेब को कशिश करती है, ना कि सेब ज़मीन को कशिश करता है। ये एक्सेलरेशन इसरा बिलमाकूस बदलता है कमियत के, बिलमाकूस बदलता है कमियत के। बिलमाकूस का मतलब समझ लेना, यहाँ पर 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो है ए, याद रखो, एक है ए, ये होता है इसरा और ये है एम, ए और एम, एम मतलब कमियत। अगर इसरा ज़्यादा रहेगा, तो कमियत कम रहेगी, अगर कमियत ज़्यादा रहेगी, तो इसरा कम होगा। ये याद रखना, माकूस तनासुब में ये याद रखना। तो उसके आगे इसलिए जो मुस्तकिल बनेगा यहाँ पर एफ मुस्तकिल होता है, तो एफ इज़ इक्वल टू होता है एमए, एफ इज़ इक्वल टू एमए। ये ज़ाब्ता याद रखना। ये न्यूटन का दूसरा कानून, ये क्या ज़ाहिर करता है कि जिसकी कमियत ज़्यादा होगी, वो के अंदर कशिश जो रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी। अभी यहाँ पर 2 जिस्म हैं, 2 जिस्म में पहले तो एक चीज़ समझ लो, एक होता है ग्रेविटी, एक होता है ग्रेविटी और एक होता है ग्रेविटेशन। दोनों जो है ना तकरीबन एक ही है, ये बात पे ज़रा ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा-सी फ़र्क है, थोड़ा-सी फ़र्क का मतलब क्या है, याद रखना जुमले में, ग्रेविटी जो रहेगी, सैयारा और सैयारे पर कोई जिस्म, उनके दरमियान जो कशिश होगी, वो कहलाएगी ग्रेविटी और 2 सैयारों के दरमियान जो कशिश रहेगी, वो कहलाएगी ग्रेविटेशन। याद रखना, है दोनों एक ही चीज़। मतलब क्या है ग्रेविटेशन क्या है कि 2 अजसाम एक-दूसरे को कशिश करते हैं, ये बात ज़रा ज़हन में बिठा लो, कि 2 अजसाम एक-दूसरे को कशिश करते हैं, एक-दूसरे को कशिश करते हैं, ये बात ज़रा ज़हन में बिठा लो। ग्रेविटी मतलब जैसे ज़मीन पर हम लोग हैं, ज़मीन एक सैयारा है, ज़मीन पर जो जिस्म रहेगा, उसको जो ज़मीन खींचती है, तो किसी जिस्म के दरमियान और ज़मीन के दरमियान जो कशिश होगी, वो कहलाएगी ग्रेविटी और 2 सैयारों के दरमियान जो कशिश रहेगी, वो कहलाएगी ग्रेविटेशन। दोनों सैयारे एक-दूसरे को 2 सैयारे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, एक मरीख़ दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को और एक ज़मीन है, दोनों सैयारे एक-दूसरे को कशिश करेंगे, दोनों सैयारे एक-दूसरे को कशिश करेंगे। कशिश इस तरह से करेंगे, ज़मीन भी मरीख़ को कशिश करेगी और मरीख़ भी ज़मीन को कशिश करेगा, लेकिन एक हद तक का। वो एक-दूसरे को कशिश करने के बाद एक मख़सूस जगह पर आके रुक जाएँगे, उतनी ही कशिश करते हुए, इतना ही फ़ासला रहेगा, मरीख़ और मुश्तरी का। तो 2 सैयारों
के दरमियान कशिश ग्रेविटेशन और ग्रेविटी क्या रहेगी, ग्रेविटी जो रहेगी जमीन और किसी जिस्म के दरमियान की कशिश जो रहेगी वो ग्रेविटी रहेगी। ये बात को जरा सी जहन में रखना। आगे देखते हैं। आगे हम लोग जब चलते हैं तो एक दायरवी हरकत आती है जो कि मरकज जो कुव्वत कहलाती है। दायरवी हरकत मतलब मरकज जो कुव्वत। बात पे जरा ध्यान रखना। मरकज जो कुव्वत रहे होगी क्या, मरकज जो कुव्वत क्या रहेगी, है ना। मरकज जो कुव्वत को अगर हम लोग समझते हैं तो कुछ इस तरह से किताब में एक सरगर्मी लिखी हुई हम लोगों को कि डोर से एक पत्थर बांधना है और पत्थर को हम लोगों को घुमाना है। अब वो घुमाना है, पत्थर घूमता हुआ भी दिखेगा तुम लोगों को। डोरी के एक सिरे को एक पत्थर से बांधिए, डोरी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर तेजी से घुमाते हैं। इस तरह पत्थर दायरवी हरकत करने लगता है। इस पत्थर पर क्या आप कोई कुव्वत लगा रहे हैं, इसकी सिमत कौन सी है, ये कुव्वत इस पर अमल करने करने के लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे और ऐसा करने से पत्थर पर क्या असर होगा। जब तक आप डोरी को पकड़े रहते हैं तब तक आप पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे की मरकज की जानिब खींचते हैं, यानी पत्थर पर मदार की दायरवी सिमत में कुव्वत अमल करती है। अगर हमने डोरी छोड़ दी तब पत्थर पर लगाई गई कुव्वत खत्म हो जाएगी और उसी लम्हा मदार दायरे में से पत्थर अपने मुकाम से मुमासी सिमत में फेंका जाएगा। वहां पे दिखाया जा रहा है मुमासी सिमत में फेंका जाएगा। क्योंकि वही इसकी रफ्तार सी सिमत होगी। इससे कब आपने ऐसा ही एक अमल किया था। अब यहाँ पर जो है एक मिसाल और देख लो इसमें सेंटीपिटल फोर्स की। इस कुव्वत को हम मरकज जो कुव्वत कहते हैं, यानी इस कुव्वत की वजह से अशिया मरकज की तरफ जाने के लिए तैयार रहती है। आप जानते हैं कि जमीन का कुदरती झेली सैयारा चांद है और जमीन के अतराफ एक मखसूस मदार में हरकत करता है। यानी इसकी सिमत मुसलसल बदलती रहती है, इसकी सिमत मुसलसल बदलते रहती है। तो क्या इस पर कोई कुव्वत मुसलसल अमल कर रही है, इस कुव्वत की सिमत कौन सी होगी। अगर ऐसी कुव्वत ना होती तो फिर चांद की हरकत कैसी होती। क्या हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारे सूरज के अतराफ ऐसे ही घूमते हैं, क्या इन पर भी कोई ऐसी ही कुव्वत अमल करती होगी। तो हम लोग के ज़हन में ये बात समझ में आती है कि चाँद को ज़मीन के अतराफ मदार में गर्दिश जारी रखने के लिए इस पर कुव्वत का असर होना ज़रूरी है। ये कुव्वत ज़मीन से अमल करती होगी और चाँद को अपनी जानिब कशिश कर रही होगी। इसी तरह सूरज भी
ज़मीन के साथ तमाम सैयारों को अपनी तरफ कशिश करता है। कदीम ज़माने से ही इंसान सैयारों के मकामात का मुशाहिदा करता आ रहा है। गलीलियों से पहले ये मुशाहिदा सिर्फ़ आँखों से किए जाते थे। 16वीं सदी तक 16वीं सदी तक सैयारों के मकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जोहान्स केपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया, तो उन्हें पता चला कि सैयारों की हरकत, गर्दिश कुछ मखसूस उसूल के तहत होती है। उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कवानीन बयान किए, जो कि केपलर की ये कवानीन जो कि केपलर के कवानीन कहलाते हैं। अब उस केपलर के कवानीन को पढ़ने से पहले थोड़ा-सी केपलर के बारे में भी मालूमात हासिल कर लो और बाद में भी देखेंगे उसको केपलर के बारे में। केपलर जो है, वो दिन-रात आसमान की तरफ देखा करता था। उसकी विकिपीडिया में पढ़ा हूँ मैं, तो वो मैं बता रहा हूँ, किताब में नहीं लिखा है। उसका भी थोड़ा-सा पढ़ने में आया अभी, तो वो बता शेयर कर रहा हूँ। तो उसको उसकी बीवी बोला करती थी कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। आसमान और सैयारे उसकी पहली बीवी और केपलर ने अपनी बनाई हुई दूरबीन से ही मुशाहिदा करता था। अब ये मदार क्या होता है? मदार क्या होता है? वो मदार कभी देखे तुम लोग? ये केपलर है। केपलर दिन-रात आसमान में मुशाहिदा करता था। मुशाहिदा करते-करते था जब, तो केपलर जो जोहान्स केपलर के बारे में थोड़ा-सी कि ये एक जर्मन माहिर फ़ल्कियात और रियाज़ीदाँ थे। उन्होंने 1600 में प्राग में मशहूर माहिर फ़ल्कियात टाइको ब्राहे की मददगार के तौर पर काम करना शुरू किया। 1601 में टाइको ब्राहे का अचानक मौत के बाद केपलर को उनके ओहदे पर तरक्की दी गई। ब्राहे के ज़रिए किए गए सैयारों के मकामात के मुशाहिदे का इस्तेमाल करके केपलर ने सैयारों की हरकत के कवानीन तैयार किए और उन्होंने इल्म फ़ल्कियात पर मुख्तलिफ किताबें लिखी और उनका ये काम आगे न्यूटन को शक्ली कशिश के कवानीन बयान करने में मददगार साबित हुआ। तो यहाँ पर जो है केपलर के बारे में थोड़ा-सी एक बार रिवीज़न थोड़ा-सी ऐसी, ये केपलर केपलर दिन-रात मुशाहिदा करता था आसमान का और जो कि टाइको ब्राहे के मददगार के तौर पर इसके साथ में काम करता था। अचानक टाइको ब्राहे की मौत हो जाती है और उसकी जगह का जो भी काम था उसका, ये केपलर को मिल जाता है और केपलर ने जो उसूल बनाए, उस उसूल की मदद मिली न्यूटन को शक्ली कशिश के कवानीन बयान करने में। अब यहाँ पर तुम लोग जैसे देखेंगे, 2 चीज़ें बताने का है तुम लोगों को ख़ास तौर से। एक तो दायरवी मदार क्या होता है? अगर तुम लोग एक मखरूत को एक मुस्तवी पर से, ये मखरूत को इसके मुस्तवी पे से कता करते हैं, तो यहाँ से एक दायरा-नुमा हिस्सा, एक बैज़वी हिस्सा जो है, तुम लोगों को हासिल होगा। वो बैज़वी हिस्सा ही जो रहेगा, वो बैज़वी दायरा या मदार जैसा रहेगा, मदार कहलाएगा। अब मदार के अंदर ये हिस्सा रहेगा, इसको कभी अलग करके देखें हम लोग, तो इसको अलग करके देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है और यही कहलाएगा एलिप्स, इसको ही बोलेंगे एलिप्स। ये बैज़वी दायरा एलिप्स कहलाएगा। यहाँ पर एलिप्स जो है, अब इसको जो है और भी ध्यान से देखो, ये एलिप्स है, ये बैज़वी दायरा है। बैज़वी दायरा के 2 एक्सिस हैं, 2 एक्सिस है, 2 महवर है। एक को बोलेंगे अकबर महवर, याद रखना। ये कौन-सा महवर है? छोटा महवर दिखता है, तो ये कहलाएगा ये वाला महवर जो है,
असगर महवर कहलाएगा। और दूसरा महवर जो रहेगा वो अकबर महवर। अब इसमें ये महवर क्यों बताए जा रहे तुम लोगों को? अब इसी पर ही ये अकबर महवर जो है, इसी पर ही उसके 2 फोकाय होंगे, 2 नुक्ता मास्का होंगे। अभी 2 नुक्ता मास्का क्या रहेंगे वो देखना। और इसमें अगर तुम लोग मुशाहिदा करेंगे तो इसमें हम लोगों को समझ में आता है। फ़र्ज़ करो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला कितना ए और यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला कितना है बी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। कब पड़ेगी? ये जब हम लोग केपलर का 3rd कानून पढ़ेंगे, तो इसी का इस्तेमाल करके उसके अंदर वक़्त और डिस्टेंस मालूम किया जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला जो हो जाएगा 2a, तो मतलब अकबर महवर की लंबाई कितनी हो जाएगी 2a, और असगर महवर की लंबाई जो हो जाएगी वो 2b होगी। इसके आगे उसके 2 महवर होते हैं, 2 नुक्ता मास्का होते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, दायरे के 2 नुक्ता मास्का होते हैं और नुक्ता मास्क जिसको बोलेंगे F1 और F2, वो कहलाएँगे F1 और F2। दायरे पर मा मदार पर कोई एक नुक्ता होगा, उसका फ़ासला फ़र्ज़ करो कोई नुक्ता A है, उसका F2 से फ़ासला और F1 से फ़ासला का मजमुआ, F1 और F2 से फ़ासले का मजमुआ मसावी होगा। कोई दूसरा नुक्ता होगा, जो नुक्ता होगा मदार पर F जो B होगा, तो F2 और F1 का दरमियानी फ़ासला का मजमुआ। B2 और BF2 और BF1 का फ़ासला मसावी होगा। कोई और तीसरा नुक्ता कभी मदार पर रहा, तो C एक नुक्ता है, CF1 और CF2 का दरमियानी फ़ासला मसावी होगा। अब ये मदार किस तरह से बनते हैं, उसकी भी एक तफ़सील है। किताब के अंदर हम लोगों को एक सरगर्मी लिखी हुई है कहीं पे। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि हम लोग इसका मदार किस तरह से बना सकते हैं। तो वो मदार की इसको ये याद रख लो, ये क्या याद कर लेंगे तुम लोग, इसको किस तरह से याद कर लेंगे कि मदार, दाइज़ी मदार पर नुकात है ए, बी और सी, और उसके 2 फ़ोकाए, 2 नुक्ता मास्का F1 और F2, और इसी F1 और F2 पर ही सूरज रहेगा। और यही जो येलो कलर का जो मदार दिखाया गया है, इस पर ही ज़मीन गर्दिश करेगी। इस चीज़ को ज़रा-सी ज़हन में रखना। तो ये फ़ासला मसावी, कौन-कौन सा फ़ासला मसावी? ए F2 जमा ए F1, ये मसावी होगा किसके? बी F1 जमा बी F2 के। यही फ़ासला मसावी होगा, ये तीनों फ़ासले जो रहेंगे, ये मसावी रहेंगे। इसको ज़रा-सी ज़हन में रखना बात को। अभी हम लोग जो है कि ये 2 महवर, 2 नुक्ता मास्का किस तरह से बनते हैं और इलिप्स किस तरह से बनता है, बैज़ी मदार किस तरह से बनाएँगे हम लोग, वो देखेंगे। एक वीडियो निकाला हूँ मैं। ये वीडियो देखो। ये सरगर्मी है, इसको लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना इसको। एक कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर हम लोग 2 कील को लगा लेंगे और उस पर दायरा रखकर, पेन रखकर कभी हम लोग बनाए, तो इस तरह से एक मदार बनेगा, जिसके 2 नुक्ता मास्का रहेंगे और
सैयारे भी उसी तरह गर्दिश करते हैं। अगर हम लोग मखरूत को, इस पे ज़रा ध्यान देना, अगर हम लोग मखरूत के कायदे के मुतवाज़ी, किताब की सरगर्मी है, मैं मखरूत के कायदे के मुतवाज़ी मखरूत को काटते हैं, तो कटा हुआ हिस्सा दायरे की तरह होगा। सीधा-सीधा मुतवाज़ी रखेंगे तो कटा हुआ हिस्सा दायरे की तरह होगा। अगर कोई ज़ाविया बनाता हुआ काटा जाए तो तराशा कटा हुआ हिस्सा पैराबोला होगा। और अगर हम क्रिकेट के देखते हैं, मैच देखते हैं, जब दूर से कोई खिलाड़ी विकेट कीपर के पास गेंद फेंकता है, तो गेंद पैराबोलिक रास्ते में सफ़र करती है। गेंद पैराबोलिक रास्ते में सफ़र करती है और ऐसी हालत में पहले उसकी इब्तिदाई रफ़्तार जो थी, वो सिफ़र थी और जब वो विकेट कीपर के पास पहुँचती है, तो वहाँ भी उसकी रफ़्तार जो है, वो सिफ़र हो जाती है। ये पैराबोलिक रास्ता है। लेकिन अगर हम लोग इसी मखरूत को लेकिन अगर हम लोग इसी मखरूत को किसी मखसूस ज़ाविया बनाते हुए काटते हैं, तो अब यहाँ पर 3 तरीके से काटा गया है। एक पहला तराशा जो था दायरा था, दूसरा तराशा जो था पैराबोला था, तीसरा तराशा जो था इलिप्स था और चौथा तराशा जो रहेगा, वह हाइपरबोला रहेगा। पहला तराशा देखो दायरा, दूसरा तराशा जो था पैराबोला, तीसरा तराशा इलिप्स और चौथी मर्तबा जो इस तरह से काटेंगे, तो ये कराएगा हाइपर पैराबोला। केपलर ने बताया कि सैयारे बैज़ी मदार में गर्दिश करते हैं और ये दोहराया जाता है। हेली का दुमदार सितारा, इसकी मिसाल हेली का दुमदार सितारा, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। हेली का दुमदार सितारा मदार में गर्दिश करते हैं जो, वो बैज़ी मदार में गर्दिश करते हैं और ये दोहराया जाता है। दोहराया जाता है इसका मतलब ये, अब यहाँ पे धुन सुन लेंगे, दोहराया जाएगा तो उसकी एक मिसाल बताई जा रही है। मिसाल क्या बताई जा रही है कि हेली का दुमदार सितारा हर 76 साल के बाद नज़र आता है। 76 साल के बाद वो निज़ाम शमसी के अंदर आता है, लेकिन कुछ दमदार सितारे ऐसे भी होते हैं, जो एक बार नज़र आते, दोबारा नज़र नहीं आते। तो इस तरह के जो मदार होगा, वो कहलाएगा पैराबोलिक मदार। इस तरह का मदार पैराबोलिक मदार कहलाता है। आगे देखेंगे, केपलर के कानून देखते हैं हम लोग। केपलर के 3 कवानीन जो थे, केपलर के 3 कवानीन क्या थे? पहला कानून केपलर का तो ये कि सैयारों का मदार बैज़वी होता है और सूरज उसका, ये बैज़वी मदार, ये उसके 2 फोकाए, 2 नुक्ता बाज़ का, सूरज उसका नुक्ता मास्का पर होता है। याद रखना केपलर का कानून, केपलर का कानून फिर से याद कर लो, याद कर लेना केपलर का कानून। पहला कानून ये है कि सैयारों का मदार बैज़वी होता है। उसके 2 नुक्ता मास्का होते हैं और सूरज उस मदार का नुक्ता मास्का होता है। उसका दूसरा कानून आएगा, ये सूरज उसका नुक्ता मास्का, ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है। जो गर्दिश जब करती है, तो उसकी रफ़्तार जो रहेगी, जब वो ज़मीन से करीब तरीन रहेगा, तो उसकी रफ़्तार ज़्यादा तेज़ होगी। जब वो सूरज से करीब तरीन होगा, तो उसकी रफ़्तार जो रहेगी तेज़ होगी और जब वो सूरज से दूर चला जाएगा, तो उसकी रफ़्तार जो होगी, उस आहिस्ता हो जाएगी। सैयारों का मदार बैज़वी होता है, सूरज उस मदार का नुक्ता मास्का होता है। एटलीस्ट पहला कानून तो इंसान को याद होना चाहिए। दूसरा कानून जो है, इसी तरह से दूसरा कानून भी है। दूसरा कानून है
बैजुई मदार, सूरज उसका सूरज नुक्ता मास्का पर वाक़ है, और ज़मीन जो है, ये सैयारा कोई है जो कि एक नुक्ते पर है। अब ये हरकत करेगा, याद रखना, ये एक टाइम इंटरवल पे एक मखसूस वक़्फ़े पर, अब ये हरकत करेगा एक मखसूस वक़्त में। फ़र्ज़ करो कि वो 1 महीने में यहाँ से लेके यहाँ तक का गया, तो कितना फ़ासला तय किया, इतना रकबा तय किया। फिर वो कहीं किसी दूर मुकाम पे चला गया, फिर दूर मुकाम से यहाँ तक का फ़ासला तय किया। तो ये फ़ासला जो रहेगा, ये दोनों फ़ासले मसावी होंगे। केपलर का कानून, सैयारों को सूरज से जोड़ने वाले खत मुस्तकीम यकसा वक़्फ़े वक़्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। ये उसका कानून है। फिर से एक बार सुन लेंगे। सैयारों को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक़्फ़े वक़्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। ये यहाँ से यहाँ तक का हरकत किया। अब कितना फ़ासला तय किया, कितना रकबा तय किया, वो तुम लोगों को दिखता है। कितना तय कर लिया, देख लो यहाँ पे, इतना रकबा तय कर लिया। अब फ़र्ज़ कर लो कि हम लोग जो है, वो मुकाम जहाँ पे था वो, उस मुकाम को नाम दे देते हैं ए, और सूरज का जो नुक्ता मास्का है, सूरज जिस मुकाम पे है, उसको दे देते हैं एस। लेकिन उससे पहले दूसरे मुकाम पे देख लेते हैं। दूसरे मुकाम पर बी आ गया, सी आ गया, सी पर एक ज़मीन आ गई या कोई सैयारा आ गया। अब वो हरकत करा, अब दूर हो गया। जब दूर हो जाता है तो फ़ासला स्लो हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है, वक़्फ़ा उतना ही रहेगा। 1 महीना कभी हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो 1 महीना वहाँ भी लेकर चलेंगे। तो वो कितना फ़ासला तय कर लिया, वो देख लो कितना फ़ासला हो गया, रकबा कितना हो गया, ये इतना रकबा। तो ये दोनों रकबे जो है, ये मसावी। इसको याद किस तरह से कर लेंगे? किताब में सवाल आता है ना, किताब में शक्ल बनी हुई है, उसके अंदर देखकर हम लोग को बताना रहता है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम लोग कि एक मुकाम को हम लोग ले लेते हैं ए, और ए से बी तक का गया वो, और सूरज का मुकाम एस है, तो तय करदा फ़ासला जो हो जाएगा, तय करदा रकबा, स्वीप किया हुआ रकबा एएसबी हो जाएगा। एएसबी बराबर हो जाएगा किसके? सीएचडी के। तुम लोग इस तरह से पढ़ सकते हो, एएचडी, सीएचडी या डीएससी, 2 रकबे। अब 2 रकबे कौन से हैं? दोनों मसावी, यहाँ पे शक्ल में बताया गया है। अभी-कभी हम लोग के ज़हन में सवाल आता है, कभी मेरे ज़हन में आया था तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो ये ज़्यादा दूर तक का जाता है, ये तो ज़्यादा दिखता है बनिस्बत इसके, लेकिन इसकी लंबाई भी तो है ज़्यादा, इतना हिस्सा रकबा जो है ज़्यादा है बनिस्बत इसके, फ़ासला ज़्यादा तय करेगा। जुमला पे याद रखना कि जब सैयारा जो रहता है सूरज से बैज़ी मदार में, जब सूरज से करीब तरीन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अभी बताया था तुम लोग को, पेरिजी। जब वो दूर फ़ासले पर रहेगा वो कहलाएगा एपोजी। डिक्शनरी में देख लेना, पेरिजी, PERERIG, पेरिजी और एपोजी। मीनिंग देख लेना, उसकी मीनिंग यही निकलेगी कि जब सैयारा उसके मदार में सूरज से करीब तरीन हो और दूर तरीन हो, उसको बोला जाता है। अभी 2 रकबे कौन से हैं? रकबा सीएचडी और एएसबी, ये दोनों मसावी हो। अब दूसरा कानून जो है वो तो पर याद ही हो गया तुम लोगों को शायद। क्या है याद दूसरा कानून? केपलर का दूसरा कानून क्या है? सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक़्फ़े वक़्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। लिख लेना इसको, कम से कम 2 कानून याद हो जाएँगे तुम लोग को शायद। सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक़्फ़े वक़्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। अभी तक का किसका मैसेज आया नहीं, मतलब शायद स्क्रीन सब दिख रही है। हो भी सकता। दूसरा कानून, तीसरा कानून जो है, तीसरा कानून ये है कि सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले
सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। यानी सैयारे का वक्फा वक्त टी और सूरज से औसत फासला आर हो तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर मतलब वक्त का मुरब्बा मुस्तकीम तनासुब में होगा फासला आर के मकब के, इसलिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा मुस्तकिल के। तीसरा कानून याद कर लो, सैयारे के सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मकब के रास तरासुब में होता है। फासला आर, आर का मकब, तीसरी कुव्वत, वक्त टी, टी का मुरब्बा, टी का मुरब्बा, वक्त का मुरब्बा रास तनासुब में होगा फासले के मकब के। इसको हल करें तो ये मसावत बनती, ये कानून का जो है तीसरे कानून की मसावत और रियाजती शक्ल है, इसको याद रखना। और बस करते हैं यहाँ पे अभी हम लोग। एक और भी देख लेते हैं हम लोग कभी एक शक्ल। सेवन एक्टिव की एक वीडियो है केपलर के कानून की, वो जरा देख लो तो शायद एक आखिरी वीडियो देखो और जो कानून तुम लोग को बताए गए हैं उसके ऊपर ही की सारी वीडियो है ये, जरा ध्यान से देखो। ये केपलर का पहला कानून, केपलर का पहला कानून क्या है कि सैयारे का मदार बैजुई होता है और सूरज उसका नुक्ता मास का होता है। दूसरा कानून है कि सूरज के अतराफ जब सैयारा गर्दिश करता है तो यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला या रकबा स्विफ्ट करेगा। और इस चीज पे जरा ध्यान दो कि एक जो है इसकी रफ्तार पे जरा से ध्यान दे देना। जब वो सूरज से नजदीक रहेगा तो उसकी रफ्तार ज्यादा तेज होगी और जब दूर हो जाएगा तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। फिर से एक बार देख लो इसको, अच्छे से देखो। जब नजदीक रहता है तो फास्ट, दूर जाता है तो उसकी रफ्तार कम होती जाती है। और उसको बताया गया है दो हिस्सा बैजुई मदार में, एक होता है पेरीजी और एक होता है एपोजी। दूसरा कानून है उसका यकसा वक्फा वक्त में, जड़ यकसा वक्फा वक्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। ये यहाँ पे इस तरह से ये ऐसा दोनों के रकबे जो होते हैं वो मसावी होते हैं, दोनों के रकबे मसावी। दूसरा कानून फिर से याद कर लो, सैयारों को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फ वक्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। A1 बराबर हो जाएगा A2 के। और तीसरा कानून आता है उसका केपलर का थर्ड कानून। केपलर का थर्ड कानून ये है कि उसका मुरब्बा याद रख लेना, ये इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे और तीनों कवानीन लिखे हैं इंग्लिश में, तुम लोग उसको उर्दू में पढ़ लेना। तीसरा कानून मैं पढ़ के सुना देता इसमें से तुम लोगों को। सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे से औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। दूसरा कानून भी तुम लोग को याद कर लो, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाले खत मुस्तकीम यकसा वक्फा वक्त में यकसा इलाका तय करता है। बस करो, एग्जिट हो जाओ सब कोई, क्लास एंड कर दो।